नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल 2024 में दिल्ली की कुर्सी को लेकर चल रही मोर्चेबंदी को लेकर है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम चल रही है। कांग्रेस की ओर से नीतीश कुमार अगुवाई कर रहे हैं। इसी कोशिश में आज नीतीश कुमार कोलकाता पहुंचे थे। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद नीतीश ने कहा कि बहुत अच्छी बात हुई है, तो ममता बनर्जी ने कह दिया कि बिहार में ही सर्वदलीय बैठक को बुलाया जाए। उसके बाद ही कोई फॉर्मूला इस पूरे मामले में निकल पाएगा कि 2024 में किस रोड मैप पर चुनाव लड़ा जाएगा। अब नीतीश कुमार अखिलेश यादव को मनाने पहुंचे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ चुनाव में हरगिज नहीं जाएंगे। हालांकि विपक्षी दलों का हर नेता यही बोल रहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव में उतरने को तैयार है। लेकिन वो फॉर्मूला क्या होगा, विपक्षी दलों का नेता कौन होगा, चुनाव में उतरने से पहले का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम प्लान क्या होगा, यही अब तक तय नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस खुद को बाय डिफॉल्ट पीएम पद का दावेदार मानती है, तो दूसरी ओर शरद पवार से लेकर केसीआर तक और नीतीश कुमार से लेकर केजरीवाल, ममता बनर्जी तक दावेदार हैं। शरद पवार ने तो अब यह भी कह दिया है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ जो उनका महाविकास अघाड़ी गठबंधन है वो 2024 में रहेगा भी या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी के खिलाफ 2024 में विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश कामयाब हो पाएंगे? क्या राज्यों में क्षेत्रीय दलों को साथ लाने से कांग्रेस को ही फायदा पहुंचने वाला है? क्या नेता विहीन विपक्षी मोर्चे के लिए 2024 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को टक्कर देना आसान होगा? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ नीतीश, ममता, अखिलेश, केसीआर और केजरीवाल समेत ऑल 2024 के चुनाव के लिए मोर्चाबंदी में विपक्षी दलों के बीच काफी हलचल है और विरोधियों के बीच इस हलचल के दो बड़े सूत्रधार नजर आने लगे हैं। एक है नीतीश कुमार और दूसरी है ममता बनर्जी। नीतीश कुमार कांग्रेस का हाथ थाम कर चलना चाहते हैं, तो ममता बनर्जी कांग्रेस मुक्त अपना मोर्चा चाहती हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार ने आगे बढ़कर पहल की है और एक ही दिन में पटना से कोलकाता और कोलकाता से लखनऊ तक की मैराथन दौड़ लगा रहे हैं। बहुत अच्छी बातचीत हुई है और फिर इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे। यही बात हुई है। अब बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव बात हुई है। हम अपना ही कहें, हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए। बहुत बड़ा हीरो बन गया, कोई कुछ नहीं करके मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात करके, फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडागर्दी करके ऐसा नहीं चल सकता है। तो इसी के लिए नीतीश जी सबके साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं, तो एक साथ में मिलकर हम लोग चलेंगे। नीतीश और ममता दोनों नेताओं ने साथ होकर बीजेपी से लड़ने का दावा किया। ममता बिहार में बीजेपी विरोधी दलों की बैठक के लिए भी तैयार हो गई, लेकिन ममता बनर्जी ने अपनी दावेदारी नहीं छोड़ी। हम तो नीतीश जी को यही रिक्वेस्ट किया है कि नीतीश जी देखिए, जयप्रकाश जी का जब मूवमेंट हुआ था बिहार से हुआ था। अगर हम बिहार में और पार्टी मिलके मीटिंग करें, एक पहले घरवा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करें, बाद में कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे। कुल मिलाकर ममता बनर्जी ने यही कहा कि दोस्ती मंजूर है, लेकिन शर्तें लागू हैं। वैसे कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलने वाले हैं। नीतीश इसी कोशिश में हैं कि कांग्रेस वाले कुंबे में ज्यादा से ज्यादा दलों को जोड़ सकें, जबकि कांग्रेस से खार खाए दल किसी भी सूरत में हाथ का साथ नहीं चाहते। कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के बिना मोर्चेबंदी की कोशिशें दोनों तरफ से हो रही थी, लेकिन नीतीश कुमार 11 अप्रैल को फिर दोबारा तब सक्रिय हुए जब आखिरी मार्च में ममता बनर्जी के खेमे में भी मेल मुलाकातों का सिलसिला तेज हुआ। 17 मार्च को अखिलेश यादव दलबल के साथ कोलकाता जा पहुंचे थे। ममता बनर्जी से मुलाकात की और अखिलेश का सिर्फ एक ही कहना था कि वो कांग्रेस के साथ हरगिज नहीं खड़े होंगे। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की मुलाकात में 2024 को लेकर क्या प्लान बना, ये साफ नहीं हुआ, लेकिन एक बात साफ हो गई कि दोनों ही दल कांग्रेस के साथ नहीं जाने के लिए अपना अलग गुट बना रहे हैं, क्योंकि अखिलेश के दौरे के तुरंत बाद 23 मार्च को ममता बनर्जी उड़ीसा में थी।
पूरी दर्शन पूजन के नाम पर ओडिशा पहुंची ममता बनर्जी ने तब नवीन पटनायक से मुलाकात की थी और कहा था कि इस मुलाकात का एक मकसद देश के फेडरल स्ट्रक्चर को बचाना है। इतना ही नहीं, अखिलेश और नवीन पटनायक से मिलने के बाद ममता बनर्जी और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी की भी मुलाकात हुई। ममता बनर्जी ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से भी फोन पर बात कर ली। तब नीतीश एक बार फिर सक्रिय हुए हैं और दिल्ली दरबार में मंत्रणा के बाद अब सीधे अखिलेश और ममता से संपर्क करने पहुंचे हैं। दूसरे चरण की शुरुआत आज से है और ये निश्चित रूप से यह जो यात्रा होगी वो विपक्षी एकता की वो मुहिम जिसमें गैर भाजपा दलों को एकजुट करके दिल्ली की उन्मादी हुकूमत को अपदस्थ करना है, संविधान की रक्षा करना है। यह सीता मैया और भगवान राम की धरती का मामला है। अगर भगवान श्री राम की जन्मभूमि यानी धरती पर 80 लोकसभा सीटें हैं तो माता सीता की धरती पर 40 लोकसभा सीटें हैं। हम 120 लोकसभा सीटें तो स्पष्ट तौर से देख रहे हैं कि एक तरफा विजय की ओर बढ़ रहे हैं। ममता जी कौन हमारे समर्थन में है या अखिलेश जी कौन समर्थन में है और नीतीश जी कौन समर्थन में, जिनसे मिलना चाहें सब मिल लें। 2019 का रिकॉर्ड लोकसभा के चुनाव में जो हमारा बना है 300 पार का, वो भी रिकॉर्ड टूटेगा। कोई खतरा नहीं, जीत ही नहीं पाएंगे। वो बिहार से लड़ेंगे, जीतेंगे बड़ा मुश्किल है उनके लिए। ये और बात है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली में राहुल के साथ मीटिंग कर रहे थे तो बुलावे के बावजूद शरद पवार उस मीटिंग में नहीं पहुंचे थे, जबकि पवार को कांग्रेस से परहेज भी नहीं है। मतलब ये कि पवार नीतीश की अगुवाई वाले खेमे का हिस्सा नहीं होना चाहते। ऐसे में देखना होगा कि विपक्षी एकता के लिए ममता बनर्जी ने बिहार में मीटिंग वाला जो मोहरा फेंका है उसका क्या नतीजा निकलता है। पटना से शशि भूषण और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनाव में तकरीबन 320 दिनों के आसपास का वक्त बाकी है। ऐसे में ठीक पहले नीतीश कुमार की ये कवायद क्या विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ पाएगी? तो डाल मैं पात इसी तर्ज पर चल रही है पॉलिटिक्स। एक तरफ नीतीश कर रहे हैं लोगों को एकजुट, तो शरद पवार ने अलग राग लापा है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी, स्पोक्स पर्सन जेडीयू के हमारे साथ हैं। सुनील सिंह साजन जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिजू दत्ता जी जो कि स्पोक्स पर्सन है टीएमसी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र सिंह मुन्ना जी एलजेपी के प्रवक्ता हैं, आप भी हमारे साथ हैं। अजय आलोक जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी से चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन पहले स्टूडियो से ही शहजाद पूनावाला जी, नीतीश कुमार की ये कवायद बीजेपी की दिल की धड़कनें बढ़ा रही है। विपक्षी दल एकजुट हो गए फिर तो 24 मुश्किल हो जाएगा। देखिए, आपके शो का शीर्षक है हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। उसमें एक पंक्ति जोड़नी चाहिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी हो तो भ्रष्टाचारियों के लिए मजबूरी भी होता है। तो हर एक फ्रेंड इसीलिए जरूरी होता है। और देखिए कितनी विडंबना की बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो अपनी पार्टी को एक नहीं कर पा रहे हैं, गहलोत बनाम पायलट, डीके बनाम सिद्धरमैया चल रहा है, और जो अपनी प्रासंगिकता को अपने ही राज्य में खो चुके हैं कि आज तीसरी श्रेणी में आ चुके हैं, वो व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर एकता और प्रासंगिकता के लिए जो है एक प्रकार से निकल पड़े हैं। और हमें तो मालूम है कि इस एकता की हकीकत क्या है। अब दिल को खुश रखने के ख्याल अच्छा है। कोलकाता में जो मिथ्या दृश्य दिखाई दे रहा है, मिथ्या दिखाई दे रहा है, उसकी हकीकत तो महाराष्ट्र आते आते दिखाई दे रही है। लेकिन विपक्षी दल जब एकजुट होते हैं फिर तो मुश्किलें आप लोगों के लिए बढ़ती है ना शहजाद। आप सिर्फ इतनी हल्के में नीतीश कुमार की इस कोशिश को कैसे ले सकते हैं? अगर मेरी चाची की मूंछ होती तो चाचा होते। अब मैं क्या बताऊं, मैं आपको बता रहा हूं ना कि जो आपको मृग तृष्णा का दृश्य दिख रहा है कोलकाता में, उसकी हकीकत महाराष्ट्र में देख लीजिए। सबसे पुराना गठबंधन का साथी शरद पवार, वो कह रहे हैं कि एक साथ लड़ पाएंगे 24 में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये वही शरद पवार जी है जिनके विषय में अलग अलग विषयों पर उन्होंने किस प्रकार का स्टैंड लिया है पिछले 6 दिनों में, 7 दिनों में। पर मेरा सवाल बुनियादी ये है, आज ममता दीदी का एक बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान था। उन्होंने क्या कहा, नीति, फॉर्मूला, नेतृत्व कुछ नहीं है, केवल बीजेपी और मोदी को जीरो करना हमारा ये नकारात्मक एजेंडा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इनके पास क्या है, देखिए हमारे पास मिशन और विजन है, इनके पास केवल ऑब्सेशन विद मोदी है, डिवीजन की पॉलिटिक्स है, करप्शन है, कमीशन है और टेलीविजन है। टेलीविजन में हाथ पकड़कर सब एक साथ आए थे ना 2018। ये थियोरी में तो फुल मार्क्स आते हैं, प्रैक्टिकल में कितना मिला?
2019 में भी ये थियोरी में 1 आए थे, प्रैक्टिकल में कितना मिला? तो ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा पुराना जो आप देखेंगे, और मैं आपको बाकी सब छोड़ दीजिए। ठीक है, हाँ। 4 दिन पहले का अधीर रंजन चौधरी जी का बयान है तृणमूल कांग्रेस के विषय में कि तृणमूल कांग्रेस सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, और ये ममता दीदी जो है वो कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर अपने आप को एजेंसी से बचा रही है। ठीक है। अब बताइए रज्जू दत्ता से कि इत्तेफाक रखते कि नहीं रखते? चलिए उनसे मैं पूछूंगी, लेकिन उसके पहले राजीव रंजन जी, आपने तो सुन लिया, और 2013 में भी बीजेपी से अलग होकर गए थे नीतीश कुमार, क्या हाल हुआ था? उसके पहले भी कई बार खिचड़ी पकाने की कवायद हो चुकी है, लेकिन इनके पास नरेंद्र मोदी हैं। आपके पास कौन है जो मोदी को टक्कर दे पाएगा? राजीव रंजन जी, उसके बाद सुरेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, पहले ही हमारे नेता ने स्पष्ट कर दी, नीतीश कुमार जी ने कई अवसरों पर विपक्षी एकता के प्रयासों को लेकर अपनी राय रखी है, और जो ताजा गतिविधियां हैं जिसमें उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल जी से हुई, लेफ्ट फ्रंट के नेताओं से हुई, अरविंद केजरीवाल जी और लेफ्ट फ्रंट के बाद अब ममता जी, और ममता जी के बाद अखिलेश जी के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। ममता जी ने कई उत्साहवर्धक बातें भी रखी, और मुझे ऐसा लगता है कि अब तक जो गत्याविरोध दिखता था, अब वो धीरे धीरे वो जो ग्रहण के बादल है वो छटते दिख रहे हैं, इसलिए कि हालात जब असामान्य, तो देश को असाधारण निर्णय के लिए तैयार होना होगा। और शायद इसीलिए आप देखें, कई जगहों पर कई तरह की बातें कही जा सकती है, पहले ऐसा हुआ, पहले वैसा हुआ। उलटकर भारतीय जनता पार्टी से भी कहा जा सकता है कि भाई 13 में नीतीश कुमार जी गए तो फिर आप क्यों नीतीश कुमार जी के पास गए? बिल्कुल। अब सवाल कभी भी एक तरफा कोई अलायंस नहीं होता है, अलायंस दोनों पार्टियों की मर्जी से होता है, और उस मर्जी को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी केवल व्यंग्यात्मक बातें ही रखती रहे, हाँ। तो उन्हें खुशफहमी में रहना चाहिए। मुझे लगता है 77 के पहले उस समय की हुकूमत को भी एहसास नहीं रहा, 89 के पहले भी उस समय की हुकूमत को एहसास नहीं रहा। ठीक है, हालात बदल रहे हैं, और मुझे लगता है पहले अपनी गलतियां, जो लगातार जनता से किए वायदे, देश में संस्थाओं का भगवाकरण, संविधान को जेबी संविधान बनाने की कोशिश, ठीक है सर, मुझे लगता है ये जो सारे सवाल है, हाँ। इस पर भारतीय जनता पार्टी का जो एकाधिकारवादी, ठीक है, और राजनीतिक साम्राज्यवाद की जो उनकी पूरी जो परिकल्पना है, उस पर उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। और देश की जनता लेकिन मैंने सवाल पूछा था कि नेता आपका कौन होगा। एक एक टिप्पणी में बाकी लोगों से भी ले लेती हूँ शहजाद जी, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, लेकिन बड़ा सवाल यह है, कांग्रेस से सारे दल एक दूरी भी बनाकर रखना चाहते हैं। आप देखिए, शरद पवार उधर बैठे हुए महाराष्ट्र में, उनकी ओर से कुछ देर पहले का बयान है कि महाविकास अघाड़ी 24 तक रहेगा, नहीं अभी बता नहीं सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ममता बनर्जी से मुलाकात करने, वो कहती है बिहार में चलिए, वहां पर बैठकें होंगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने पहले ही नमस्ते कर दिया आप लोगों को। तो कांग्रेस पार्टी इस विपक्षी मोर्चे में कहां पर खड़ी है? सुरेंद्र जी। चित्रा जी, हमें तो सबसे पहले एक चीज कहनी होती है कि ये भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, आज की डेट में अभी से व्यंग्यात्मक बातें क्यों कर रहे हैं, समझ से बाहर है। हम तो आपको बताएं कि कोई भी शख्स ऐसा हमको नहीं मिला जो लगभग 150 नेता कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के भाग करके 90% आ गए कांग्रेस में, और बाकी 10% चले गए जेडीएस में। कोई इस पे वो नहीं है, कोई इस पे व्यंग्यात्मक बात नहीं हो रही, कोई टीका टिप्पणी नहीं हो रही, उनका मुख्यमंत्री तक चला गया। इसलिए तो आपको बिठाया ना सुरेंद्र राजपूत जी, आप क्या लीजिए टीका टिप्पणी, आपको किसने मना किया? अरे चित्रा जी, सुन तो लीजिए, बड़े दिन बाद मिले, कम से कुछ तो बोल लेने दीजिए आप, बड़ा मसला हो जाता, हम तो आपसे वैसे ही डर जाते हैं। तो मेन मसला ये आज की डेट में कि कर्नाटक में आप देखिए 150 से ज्यादा नेता, इनका मुख्यमंत्री चला गया, इनका होम मिनिस्टर चला गया, क्या नाम सीएम जो सीएम हो गए हैं, और बाकी सारे लोग जो है भागते हुए जा रहे हैं आज की डेट में। तो उससे आपको विपक्षी एकता नहीं दिखाई दे रही, ये नहीं दिखाई दे रहा कि भारतीय जनता पार्टी के जहाज में छेद हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का जहाज डूब रहा है, और इनसे एक एक करके इनके पुराने और विश्वसनीय दल छोड़ चुके हैं। अकाली दल इनको छोड़ चुका है, जनता दल यूनाइटेड इनको छोड़ चुका है, शिवसेना इनको छोड़ चुकी है। जो उद्धव साहब की ये लोग बातें करते नहीं थकते थे, बाला साहब की बातें नहीं करते थकते थे,
इसके अलावा तमाम ऐसे दल हैं जिनसे इन्होंने कोई अब इससे संपर्क और संबंध नहीं रखा, नए नए साथी बनाने की जुगत में रहते हैं। ठीक है सर, उनके पास मोदी भी तो है ना सुरेंद्र राजपूत जी, उसका विकल्प क्या है विपक्षी दलों के पास? और आपने जो बातें कर्नाटका के संदर्भ में कही हैं, चूंकि गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में वहीं पर कर्नाटका में ये जवाब दिया, मैं आपको बताती चलो उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। उनकी ओर से कहा गया है कि कम से कम कांग्रेस को ये तो भरोसा है कि अकेले अपने बलबूते वो नहीं जीत रही है, इसीलिए बीजेपी के नेताओं को शामिल करवाया जा रहा है। ये उनका जवाब था, इस पे आप टिप्पणी कर दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास। बहुत सही बात थी। मैं चित्रा जी आपको बधाई देता हूं, आज तक को बधाई देता हूं कि आज तक के चैनल पर होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी की भगदड़, भारतीय जनता पार्टी की हार को जैसे कर्नाटक में उन्होंने स्वीकार किया है, बहुत जल्दी ही वो कांग्रेस और उनके साथियों से देश में भी भारतीय जनता पार्टी की हार को स्वीकार करेंगे और ऐसी भगदड़ 13 तारीख के बाद मचेगी। बहुत साफ जान लीजिए, नीतीश जी भी हमारे बड़े नेता हैं, हमारे बड़े नेता तेजस्वी जी भी हैं, अखिलेश यादव जी भी हैं, एम.के. स्टालिन साहब भी हैं, कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी हैं। देश में संसदीय प्रणाली है, राष्ट्रपति प्रणाली देश में सर, जहां इतने सारे नेता होते हैं वहां पर किस तरह की खींचतान मचती है, इतिहास की किताबों को उठाकर अगर हम पॉलिटिक्स की देखेंगे उसमें पता चल पाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने जो संदर्भ में अपनी बात कही थी आपने गलत संदर्भ में इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ठीक है, पहले शहजाद उस पर जवाब दे रहे हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। सुरेंद्र जी से बड़ा प्रसन्न हूं कि दो बातें इन्होंने स्वीकार की, लेकिन कर्नाटका के लिए मुश्किलें तो वो बता रहे हैं ना, और कह रहे हैं कर्नाटका ही एक रोड मैप तय करेगा। चित्रा जी, आज 5 बजे दंगल पर लोकतंत्र जीवित है ये घोषित हो गया, ये बताकर कि ये इनके पास चांस है। अगर कोई लोकतंत्र मृतक होता तो सुरेंद्र जी तो बोलते कि हम हारने वाले हैं, पर उनको आशा उम्मीद है कि हम जीत सकते हैं। इसका मतलब कि लोकतंत्र तो फलता फूलता जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी पुष्टि कर दी कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता ने। दूसरी बात उन्होंने पुष्टि कर दी कि ये जिनको कहते थे 40% सरकार, 40% सरकार, इन्होंने कहा 150 में से 140 हमारे पास आ गए। या तो ये अब 420 वाली पार्टी बन गए, या इनका मतलब कहने का यह है कि वो 40% वाला जो आरोप था वो बिल्कुल गलत था, वरना लेते ही नहीं इन लोगों को। और तीसरी बात, आज एक और बात स्पष्ट हो गई, जैसे अमित शाह जी ने बताया कि अकेले तो जीतने की कोई उनके पास कोई क्षमता ही नहीं थी, इसीलिए जिस पार्टी को ये इतने बुरी तरह से गालियां दे रहे थे उसके नेताओं को इंपोर्ट करने की स्थिति बन चुकी है। इसी से पता चलता है कि जीतने वाले नहीं है। परंतु एक बात, मेरी बात का जवाब तो आया ही नहीं। अरे भाई, शरद पवार जी क्या कह रहे हैं ये एकता के पूरे चक्कर में, आप उसके ऊपर तो टिप्पणी नहीं कर पा रहे। ठीक है। अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर जो टिप्पणी की है उस पर कुछ बोल नहीं पा रहे। सुरेंद्र जी, आपके भी और राजीव रंजन के सवाल शहजाद से ही थे, इसलिए मुझे इनके पास आना पड़ा है। एक एक टिप्पणी बाकी नेताओं से भी ले लेती हूँ। रिजू दत्ता जी, आपके पास आते हुए, ये ममता बनर्जी बिहार में सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग क्यों कर रही हैं, और विपक्षी दलों में राहुल गांधी का रोल क्या रहने वाला है? रिजू दत्ता जी। देखिए चित्रा जी, एक सांप्रदायिक और भ्रष्ट पार्टी जिसका नाम है भारतीय जुमला पार्टी, वो मीडिया के कुछ श्रेणी और केंद्रीय संस्थाओं के अवैध इस्तेमाल से आज हीरो बन के बैठा है। हमारा टारगेट है उस पार्टी को जीरो बनाना, सीधी बात है। हमारा भी मिशन और विजन बहुत क्लियर है। देश की जनता लड़ेगी बीजेपी के साथ, और देश के जो मुद्दे हैं बेरोजगारी और महंगाई, उस पर विपक्ष एकजुट है और हम सब एक मिलकर काम करेंगे। और जो टिप्पणी यहाँ पर शहजाद दे रहे हैं कि कांग्रेस के साथ क्या होगा, अधीर रंजन चौधरी के साथ होगा, मैं उनको बता दूं कि हर प्रदेश के अपने अपने मुद्दे होते हैं, बट यहाँ पर मुद्दा देश का है और वो मुद्दे हम आपस में सुलझा लेंगे। हमारी उस बात पे कोई ईगो नहीं है। सुलझाएंगे कब? सिर्फ 300 के आसपास दिन बाकी रह गए हैं, और लेफ्ट और कांग्रेस के लिए क्या जगह है बंगाल में? सीधे बताइए ना रिजू दत्ता जी। चित्रा जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, 320 दिन, 3 दिन बहुत ज्यादा होते हैं बीजेपी जैसे पार्टी को हराने में। 320 दिन में तो राम राज्य हट जाएगा यहाँ से। इन लोगों का जितना भी झूठ है ना, सब लोगों की पट्टियां खुल गई है। मतलब लेफ्ट, कांग्रेस और ममता बनर्जी की टीएमसी, ये तीनों दल एकजुट होकर बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, आप ये कह रहे हैं रिजू दत्ता जी? हर विपक्ष पार्टी जो बीजेपी के खिलाफ है वो 2024 में एकजुट होकर लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ। ठीक है। बंगाल का फॉर्मूला क्या होगा? बंगाल का फॉर्मूला क्या होगा? बंगाल का 2024 का फॉर्मूला होगा बीजेपी वर्सेस टीएमसी एंड अदर्स, ऑल अगेंस्ट बीजेपी। 2024 में नो कॉम्प्रोमाइज, बीजेपी को हराना है और हम सब एकजुट हो जाएंगे। बीजेपी 150 का आंकड़ा क्रॉस नहीं करेगी। बीजेपी 150 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाएगी, इस बात को ध्यान रखिए। शहजाद जी, एक एक टिप्पणी बाकी लोगों से। अजय आलोक जी, आपके पास आते हुए जल्दी से, उसके बाद में समाजवादी पार्टी के हमारे साथ नेता जुड़े हुए हैं, सुनील सिंह जी। अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं 150 क्रॉस नहीं कर पाएगी बीजेपी 24 में।
खैर वो तो 24 का रिजल्ट बताएगा कौन कितना क्रॉस करता है, लेकिन अभी रिजू दत्ता जी कह गए कि 2-3 दिन बहुत होते हैं हटाने के लिए, 320 दिन में तो राम राज्य हट जाएगा। मतलब मान रहे हैं कि देश में राम राज्य चल रहा है। चलिए अच्छी बात है। एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है चित्रा जी, हर देश का एक राजदूत होता है। जब प्रधानमंत्री जाने वाले होते हैं तो पहले राजदूत वहां पे लोकल लाइजनिंग कर लेता है। तो पॉलिटिकल राजदूत की भूमिका में नीतीश जी आ गए, जाके उस पार्टी की लाइजनिंग कर रहे हैं जिसके पार्टी के विरोध में अपनी राजनीति शुरू की थी। 45 वर्षों से कांग्रेस विरोध की राजनीति करने वाले आज जाके समझा रहे हैं ममता दीदी को, आज जाके समझाएंगे अखिलेश को कि कांग्रेस को साथ में रखिए। कांग्रेस पार्टी ये नहीं भूले कि कांग्रेस पार्टी भी 1989 में अकेले ही लड़ी थी, अब बाकी सब मिल गए थे। जो पार्टी मजबूत होती है वो अकेले ही लड़ती है, लेकिन यहां पे फर्क बस इतना है कि राजीव गांधी के पास बोफोर्स का मुद्दा चिपका हुआ था। बोफोर्स का मुद्दा चिपका हुआ था, यहाँ कोई मुद्दा चिपका नहीं हुआ। यहाँ लेकिन नीतीश कुमार कोशिशें तो कर रहे हैं ना अजय आलोक जी, आपने उनकी पॉलिटिक्स को बेहद करीब से देखा है। उनका जो चुंबकीय आकर्षण है इधर वालों को भी उधर वालों को भी सबको अपनी ओर खींचता रहता है। अब नीतीश निकल गए हैं बाहर बिहार छोड़कर सबको एकजुट करने के लिए, वो सबको समझा रहे हैं कि 24 के लिए हर एक फ्रंट जरूरी होता है, तो उसका असर तो पड़ सकता है ना। वो बिल्कुल सबको ही समझ जाएंगे। ममता दीदी कहेंगी नीतीश जी बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस को समझाइए कि वेस्ट बंगाल में 3-4 सीट से ज्यादा नहीं लड़ना है। अखिलेश कहेंगे कि ठीक है, कांग्रेस को समझाइए उत्तर प्रदेश में 2 से ज्यादा सीटें नहीं लड़नी है। बिहार में नीतीश जी खुद कहेंगे कि कांग्रेस 3 सीट से ज्यादा नहीं लड़े, उससे ज्यादा हम लोग दे नहीं सकते हैं, कांग्रेस को बड़ा हृदय दिखाना पड़ेगा। तब तो कांग्रेस के ऊपर है कि यूपी, बंगाल, बिहार 80, 40, 42, 162 सीट पे कांग्रेस मात्र 8 सीट पे लड़ ले, बिल्कुल मुकाबला हो जाएगा। लेकिन राजदूत की भूमिका में जो माननीय नीतीश कुमार जी आए हैं वो अद्भुत है। राजनीतिक राजदूत, अद्भुत राजनीतिक राजदूत बन के अद्भुत काम कर रहे हैं सुनील सिंह साजन जी। अब तो अखिलेश यादव से भी थोड़ी देर में उनकी मुलाकात होगी, और अखिलेश यादव के लिए क्या है उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला? कांग्रेस की स्थिति कहां रहने वाली है? देखिए चित्रा जी, जहां तक फार्मूले की बात है तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत दिन पहले इस बात को कहा था कि जो जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में उस राज्य में चुनाव लड़ लिया जाए। और मुझे लगता है माननीय नीतीश कुमार जी, जिसको राजनीतिक दूत बता रहे थे आलोक जी तो उस पार्टी में रहे हैं, नीतीश कुमार जी इनके नेता थे। अब अपने ही नेताओं के खिलाफ कैसे लोग किस तरीके की बात बोल लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, हम अगर इनकी ही भाषा मान लें कि नीतीश कुमार जी राजनीतिक दूत हैं, तो नीतीश जी हनुमान हैं। और ये जो इनकी रावण रूपी लंका है, जो बेरोजगारों को परेशान कर रही है, किसानों को परेशान कर रही है, सीमा पर खड़े जवानों को परेशान कर रही है, उस लंका को जलाने के लिए पर्याप्त है। और भारतीय जनता पार्टी एक सवाल लगातार पूछती चित्रा जी, हमारे पास मोदी है, आपके पास क्या है? तो हमारे पास मुद्दे हैं, और देश के मुद्दे मोदी जी से कई गुना बड़े हैं। वो बेरोजगारी के हों, महंगाई के हों, या सीमा पर खड़े जवान जिस तरीके से सुरक्षित हैं उसके हों, तो मुद्दे तो बड़े हैं ना। मोदी से बड़े मुद्दे हैं और मुद्दों पर राजनीति होने जा रही है। समाजवादी पार्टी लगातार कह रही थी कि आप जहां पर मजबूत हैं वहां पर बीजेपी को रोकने का काम करिए। तो समाजवादी पार्टी तो कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकेंगे, और क्यों नहीं रुकेंगे भाई? भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या थी? वो नए सपने, आपने कहा कि स्मार्ट सिटी बन जाएगी, आपने कहा कि गांव तरक्की कर जाएंगे, आपने कहा कि रुपए डॉलर के बराबर पहुंच जाएगा, महंगाई बहुत कम हो जाएगी, किसान की आय 2 गुनी हो जाएगी। इनमें क्या हुआ? आज सतपाल मलिक के बयान पर कोई बात नहीं करना चाहता, आज महंगाई पर कोई बात नहीं करना चाहता, किसान पर कोई बात नहीं। अरे सर, ये सारे मुद्दे हमने देखे थे ना सुनील सिंह जी, ये सारे मुद्दे डिस्कस हुए थे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में। क्या हाल हुआ सुनील सिंह साजन जी? आप स्थितियों को समझिए। अगर पलट कर ये सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है, क्या 2019 में महंगाई मुद्दा नहीं था, बेरोजगारी मुद्दा नहीं था, चौकीदार चोर है ये किसने कहा था? राहुल गांधी ने। क्या हश्र हुआ? 303 सीटें अकेले बीजेपी ने जीत ली।
वहीं दूसरी तरफ आप बता रहे ये मुद्दे हैं, मैं पूछ रही हूँ, एक सेकंड सर सुनिए। 2017 में आपने साइकिल की सवारी करवाई राहुल गांधी को, वो आपका फेल रहा। 2019 में आप बहन मायावती के साथ जाते हैं, हाथी के साथ सवारी करते हैं, वो भी फॉर्मूला फेल रहा। उनको 10 सीटें मिलती हैं, आप लोगों को महज 5 पर सिमटना पड़ता है। तो सारे फॉर्मूले तो आपने अपना लिए हैं उत्तर प्रदेश के लिए। अब कौन सा फॉर्मूला, अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो कौन सा फॉर्मूला बाकी रह गया है? सुनील सिंह जी। देखिए चित्रा जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये राजनीति में सवाल रहता है। यही भारतीय जनता पार्टी, जिसको रावण जैसा घमंड हो गया, उसको लगता है कि हम बिल्कुल नहीं हारेंगे। 2002 का चुनाव और 2017, 15 साल, क्या यही भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं? क्या इसी भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी नहीं थे क्या? अटल जी नहीं थे क्या? अमित शाह नहीं थे क्या? या जिसको ये तुर्रम खा समझते हैं, इनको लगता है ये हमारा नेता नया आ गया, ये तुर्रम खा है, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे क्या? ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या हालात थे भारतीय जनता पार्टी के? लेकिन जनता ने जिताया ना। राजनीति में जनता जिताती, और अगर जनता हमारे साथ खड़ी हो गई, जिनके साथ व्यापारी खड़ा रहे, मीडिया खड़ा रहे, बाकी सारे लोग खड़े रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जीरो हो जाएंगे और देश की सरकार से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, मैं जरा दर्शकों को बता दूं, यहाँ पैनल में आप देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि विरोधी दल के लोग 4 हैं और सत्ता पक्ष के लोग 3 बैठे हुए हैं। फिर भी मीडिया निशाने पर है, वो भी तब जब बराबरी का मौका सबको दिया जा रहा है। ठीक है सर, लाइव डिबेट हो रही है, जनता सब सुन रही है, लेकिन सुरेंद्र सिंह जी वो कह रहे हैं जो मजबूत होगा, ज्यादा सीटों पर लड़ेगा, फिर तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। इसमें भारतीय जनता पार्टी को और उनके साथी लोगों को दिक्कत क्या है? ये तो हमारा और हमारे साथियों की समस्या है ना, हम लोग इसको शॉर्ट कर लेंगे। सर आप लोगों की समस्या नहीं है ना सर, विपक्षी दलों की समस्या जो जनता के बीच जाता है, वो किसी व्यक्ति विशेष या घर के अंदर की समस्या नहीं होती है सुरेंद्र जी। और आप ये तंज करना थोड़ा सा, मुझे लग रहा है, एक सेकंड सर सुनिए, मुझे चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता है सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, थोड़ा तंज करना कम कर दें कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथी दलों को सर चौथी बार आप बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं लगता है। चौथी नहीं, मैं चित्रा जी, मैं चौथी नहीं 10वीं बार भी बोलूंगा, लेकिन अगर आपको उससे कोई आपत्ति है, अगर मैंने कहीं कोई गलत बात सर, आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे ना सर, यहाँ पर मीडिया पर और व्यक्तिगत टिप्पणी से बचते हैं। आप कह रहे हैं कि ये हमारी समस्या हम हल कर लेंगे, तो आप यहाँ पर कौन सी समस्या को हल करने के लिए बैठे हैं, आप बताइए, मैं उसी पर डिबेट कर लेती हूँ। हम दोनों समस्याओं को हल करेंगे, और ये मैं फिर से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों की समस्या नहीं, उसमें अगर आप अपने को जोड़ती है तो बिल्कुल गलत जोड़ रही है। आपको नहीं जोड़ना चाहिए अपने आप को, ना अपने मीडिया संस्थान को जोड़ना चाहिए। इस तरीके की ना तो बात आपसे कई बार आप मीडिया पर तंज कर चुके हैं, मैंने इसलिए टिप्पणी की थी। अब इससे आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं सर। ठीक है, ठीक है सर, इसीलिए क्लियर कर दिया। हाँ, तो आप मेरे चैनल पे बैठ के यहाँ पर मीडिया पर डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं सुरेंद्र जी, प्लीज मैं गुजारिश कर रही हूँ आपसे। नहीं, मैं भी गुजारिश कर रहा हूँ आपसे चित्रा जी कि इस तरीके की क्या नाम बेकार, जिसको कह सकते हैं कि वो अनुपयोगी टिप्पणी करना उचित नहीं है। और मुझे अगर आपको कुछ कहना होगा तो मेरे अंदर मादा है, साहस है, मैं आपको साफ करूंगा, मैं कोई पीठ पीछे नहीं। कमजोर कौन है उत्तर प्रदेश में? कमजोर कौन है उत्तर प्रदेश में? वो कह रहे हैं कि जो कमजोर होगा वो कम सीटों पर लड़ेगा। बिल्कुल, हम तो ये कह रहे हैं ना कि आज की डेट में हम ये बात आपस में तय कर लेंगे। नंबर 1, नंबर 2, कमजोर और मजबूत जनता बनाती है। इसी भारतीय जनता पार्टी को 1984 में पूरे देश में 2 सीटें दी थी, हमने तब भी इनको कमजोर नहीं कहा था। जनता के जनादेश का अपमान करना, जिस पार्टी के पास 11 करोड़ 20 लाख वोट आए हों, उनको कमजोर कहना, आप स्वयं जनता के जनादेश का अपमान करते हैं। आज हम नहीं जीते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि जिस तरीके से अभी विपक्षी साथियों ने कहा कि मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं, आज की डेट में 20,000 करोड़ किसके हैं, अडानी मोदी भाई भाई हैं या नहीं है, ये मुद्दे भी आएंगे, मुद्दे जेपीसी के भी आएंगे, मुद्दे तमाम बेरोजगारी के, अग्निवीर के, सारे मुद्दों पर चुनाव होगा। और इनके पास क्या है, सिर्फ मोदी जी हैं। और एक बात आखिरी, तो वो शरद पवार जी को भी समझाइए ना, फिर वो कह रहे हैं जेपीसी कोई मुद्दा ही नहीं है। सर अब से थोड़ी देर पहले फिर रिपीट किया है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप शरद पवार बहुत बड़े नेता हैं, इस देश के भी और महाराष्ट्र के भी। 48 सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा, उनको भी समझाइए। वो कह रहे हैं जेपीसी कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारे लिए शरद पवार साहब पितृतुल्य नेता हैं, भीष्म पितामह है राजनीति। हाँ। वो जो भी बात कहेंगे उनकी बात को हम ध्यान से सुनेंगे और उनके साथ वार्ता करेंगे निश्चित तौर पर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं एक बात और मैं कह दूं आपसे कि मैं एक बात और कह देता हूं आपसे चित्रा जी, कि जिस तरीके से एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपने पुराने नेता नीतीश कुमार जी को पॉलिटिकल लाइजनर कहा,
या हिंदी में और कुछ कहना चाहते थे, तो मैं इनको सिर्फ इतना याद दिला देता हूं कि भाषा की शुचिता रखिए। आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन जाइए, लेकिन बदतमीजी करने का आपको अधिकार नहीं है। किसी भी नेता के लिए अगर आप इस तरीके की बदतमीजी की भाषा का इस्तेमाल करेंगे अजय आलोक, तो याद रखिएगा। अजय आलोक जी, आप जवाब दे दीजिए। धीरेन्द्र जी, इसके बाद में आ रही हूँ आपके पास। ठीक है अजय आलोक जी, आप पॉलिटिकल लाइजनिंग की जो बात नीतीश कुमार सबसे पहली आपको बचना चाहिए इस बात से। ये बदतमीजियां नहीं चलेंगी। ठीक है, अच्छा आप सुनिए तो सही। बोलिए। बदतमीजियां आप कौन होते तय करने वाले की कौन बदतमीजी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है? आप जज बैठे हुए हैं यहाँ पे। कर रहे हैं बदतमीजी। नीतीश पॉलिटिकल राजदूत को लाजमी कहते हैं। नीतीश राजदूत नॉन पार्लियामेंट्री शब्द है। करोगे तो कहाँ से आकर के कहाँ ये देखिए, ये बदतमीज आदमी कौन है चित्रा जी? चित्रा जी, बदतमीज आदमी कौन है? थोड़ा सा शुचिता बनाकर, शब्दों की मर्यादा बनाकर प्लीज, शब्दों की मर्यादा बनाकर प्लीज प्लीज यहाँ पर आप लोग बैठकर इस तरह की टिप्पणी नहीं करें। प्लीज प्लीज आराम से प्लीज थोड़ा सा आराम से अपनी बात रखेंगे। पूरा देश देख रहा है और दुनिया भर के कई देशों में आज तक देखा जाता है। मर्यादा इस तरह से आप नहीं लाएंगे कि मुझे सबका ऑडियो म्यूट करवाना पड़े। एक एक करके आप जवाब दे दीजिए अजय आलोक जी, उसके बाद सुरेंद्र जी अपनी बात कहेगा। धीरेन्द्र सिंह मुन्ना जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी जाना है। प्लीज आराम से अपनी बात रखेंगे, मर्यादा में रहकर। अजय आलोक जी, मैंने क्या कहा? अगर मानसिक स्तर किसी का कम है तो ये मेरी समस्या नहीं है। मैंने कहा कि जिस व्यक्ति ने अपनी राजनीति कांग्रेस के विरोध में शुरू की थी 45 वर्षों तक, आज उस कांग्रेस पार्टी के लिए पॉलिटिकल राजदूत बनकर सबको समझा रहे हैं। अद्भुत है। इसमें इनको बदतमीजी दिखती है? इसमें मेरी समस्या नहीं है सुरेंद्र जी। ये कहिए कि चिड़क गए। मैंने एक बात और कहा कि 89 में आप भी अकेले लड़े थे, लेकिन साथ में बोफोर्स चिपका हुआ था। जो मजबूत होता है वो अकेले लड़ता है, जो कमजोर होता है सहारा खोजता है। कौन सी नई बात है राजनीति की? ये सच्चाई है। सच सुन के बिदकना बंद कीजिए, नहीं तो फिर 24 का रास्ता नहीं मिलेगा। रास्ता तो ऐसे ही दूर है। सच से बिदकिए मत, सच्चाई को स्वीकार कीजिए। ठीक है सर, चलिए अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए कांग्रेस पार्टी को कोई लेना नहीं नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो जवाब दे देंगे। जेडीयू से कुछ भी आता है, सुरेंद्र सिंह जी जेडीयू के नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं। लेकिन धीरेन्द्र सिंह मुन्ना जी एक बात कहते हुए, और मुझे तो वो वक्त भी याद आता है जब नोटबंदी पर समर्थन नहीं करने के कारण नीतीश कुमार को ममता बनर्जी ने पटना की रैली में ही गद्दार भी कहा था। तो एक वक्त वो भी था और आज का एक वक्त ये भी है। धीरेन्द्र सिंह मुन्ना जी, लेकिन आपके पास आते हुए, पहले तो आप ही की पार्टी में अलग थलग सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। पहले वहां पर एकजुटता, उसके बाद एनडीए की एकजुटता, लेकिन बिहार के लिए मुश्किलें तो होंगी ना, क्योंकि वहां पर नीतीश कुमार आरजेडी दोनों साथ साथ हैं और कांग्रेस भी। धीरेन्द्र सिंह जी, 40 सीटें आती हैं वहां से। चित्रा जी, बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं और अजय आलोक जी की बातों को आगे लेके जाना चाहता हूं। इन्होंने राजदूत शब्द कहा था, लेकिन नीतीश कुमार जी स्वयं को राजनीति के चाणक्य कहते हैं और इस तरह का उन्होंने प्रचार किया भी है। लेकिन चाणक्य खुद को चंद्रगुप्त बनाने के लिए चंद्रगुप्त बनने की हसरत लेकर विपक्ष में कसरत कर रहा है कि मैं खुद राजा बनूं। और विपक्ष में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि यहाँ एकता मुद्दों का नहीं है। ये मुद्दों पर एकता नहीं हो रही, ये सौदों पे एकता हो रही। और मैं बड़ा क्लियर आप लोग चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 100 फ्यूज बल्ब अगर एक साथ इकट्ठा कर दिए जाए तो क्या वेपर लैंप हो जाएगा? तो अगर 17, 10, 12 भ्रष्ट पार्टियां अगर एक जगह आ जाए तो क्या श्रेष्ठ भारत बन जाएगा? देश के लोग, देश की जनता बहुत अच्छे से इन लोगों को जान रही है। राजीव जी आ रही हूं। और अब मुझे थोड़ा सा 2 मिनट बोल लीजिए। मेरी पार्टी निश्चित तौर पर जब एनडीए ने साथ मांगा बिहार में तब दिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी के जैसा नहीं कि अपनी कुर्सी खातिर कभी यहाँ कभी वहां। ये चरित्र हमारे नेता का नहीं रहा, हमारी पार्टी का नहीं रहा। हम 13 करोड़ बिहारियों की आवाज को बुलंद करते हैं, बिहार को बढ़ाने की बात करते हैं। आज बिहार में जितने तरह से परेशान कर रहे हैं बिहार के लोग, चाहे वहां के गरीब हो, चाहे जिस तरह की घटनाएं 2 जगह हुई हो, कहीं नीतीश कुमार जी नहीं जाते। लेकिन कांग्रेस के दूत बन करके या ममता बनर्जी के बीच में एक जो कह रहे हैं कि विपक्षी एकता करने की बात कर रहे हैं, तो एक छोटा छोटा कॉम्बो पैक बनाकर खुद को प्रधानमंत्री बनने की जो हसरत लिए बैठे हुए हैं, ये कसरत मैं फिर से बोल रहा हूँ कभी नहीं पूरा होने वाला है। ठीक है। बिहार के लोग नीतीश कुमार जी को, देश के लोग नीतीश कुमार जी को भली भांति जानते हैं कि देश के लिए उन्होंने क्या किया और आगे क्या करना चाहते हैं। मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ
क्योंकि हाल ही में अभी अब आरजेडी के मुखिया की ओर से एक रोजा इफ्तार का कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर जाकर आपके चिराग पासवान पैर छूते हैं नीतीश कुमार के। वहां पर तेजस्वी के साथ मेल मुलाकातें होती हैं और टीवी पर बैठकर आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन यहां पर रहता है कि आखिर जनता किसको सही समझे किसको गलत समझे। लेकिन आपने कहा है कि फ्यूज बल्ब सारे एक साथ हो गए हैं। राजीव रंजन जी वो कह रहे हैं सारे फ्यूज बल्ब एक साथ हो गए हैं, कितना भी जलाएं टिमटिमा भी नहीं पाएंगे। देखिए, सबसे पहले एलजेपी के बारे में मैं क्या कहूँगा। एलजेपी को हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करने का अनुभव है और हम लोगों के आदरणीय थे रामविलास पासवान जी के साथ हम लोगों ने काम किया है, लेकिन कई बार उन्हें मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। वो मौसम का एहसास होता था कि कौन सा अलायंस जीतने वाला है, उस अलायंस के वो हिस्सा होते थे। इसलिए कोई इन सवालों पर अगर बहुत ही नैतिकता का पाठ अगर कोई पढ़ाए तो मुझे लगता है अपनी सीमाओं का सबको ज्ञान होना चाहिए। पहली बात, अजय आलोक जी के बारे में मैं एक बात कहूंगा। कांग्रेस से 45 वर्षों तक कांग्रेस के खिलाफ लड़ने की बात उन्होंने कही कि नीतीश कुमार जी ने किया। हमारा ये मानना है कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर अजय आलोक जी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड के अलायंस के समय में जनता दल यूनाइटेड के साथ काम करते रहे और उस समय उन्होंने कई अवसरों पर उस अलायंस को डिफेंड भी किया है। अब सवाल यह है कि जिस नेता के लिए उन्होंने कई आदरणीय परम आदरणीय शब्द इसके पहले रखने के काम किए, विश्लेषण के दौरान जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मुझे लगता है एक तो विश्लेषकों के लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। ये पूरी तरह से सिलसिला शुरू है कि हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर बोल रहे हैं तो उनके प्रवक्ताओं से ज्यादा बढ़ करके, भले ही उनकी भूमिका छद्म प्रवक्ता की हो जाती है वो सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन कम से कम अपने व्यक्तित्व का भी ख्याल उन्हें रखना चाहिए और ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के बजाय अगर सर आपकी बात ठीक है, ये बहस का मुद्दा नहीं है। बहस के मुद्दे पर आके आपकी बातों पर जवाब देना चाहते हैं शहजाद पूनावाला जी। सर ठीक है ना, सबकी अपनी विचारधारा, सबके अपने अपने लोग हैं। अब राजीव रंजन जी आप भी जानते हैं, देखिए नीतीश कुमार कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं, तो वैसे ही बाकी लोगों का भी हाल है, तो इस पर क्यों जाना राजीव रंजन जी? अगर हम एक उंगली सामने वाले पर उठाएंगे, 3 उंगलियां हमारे ऊपर इशारा करेंगे, तो उस पर जाने की क्या जरूरत है राजीव रंजन जी? प्लीज ठीक है, मुझे ये बता दीजिए। अब अजय आलोक जी की जुबान में आप अपनी बात तो नहीं डालेंगे ना, वो भी स्वतंत्र हैं। हाँ बोलिए जल्दी से, उसके बाद जवाब देंगे कि कभी पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी गई थी और कभी नीतीश कुमार जी के साथ, कभी एलजेपी के साथ, कभी एलजेपी के खिलाफ, कभी शिवसेना के साथ, कभी अकाली दल के साथ। ये सवाल क्यों नहीं पूछती है शहजाद? पूछ लेती हूँ शहजाद पूनावाला जी, जवाब दीजिए। सवाल तो महत्वपूर्ण है उनका। तो फिर आपने हमको नसीहत क्यों दी? सर पूछ लेती हूँ। राजीव रंजन जी आप कह रही है सवाल पूछती है क्या? फिर मैं पूछ लेती हूँ, फिर आप कह रही है। लेकिन आप स्कूल मॉनिटर के तरह हर लोगों को उस तरह से डिक्टेट नहीं करें, ये अनुचित है। 20-25 मिनट से मैं कुछ बोल नहीं। बोलिए शहजाद जी, उनका सवाल तो लेकिन महत्वपूर्ण है ना। उसको भी जोड़ते हुए बोल चुके हैं, क्या इनकी प्रोफेसर की भूमिका खत्म हो गई हो तो स्टूडेंट की तरह जवाब दें? ओके ठीक है, धन्यवाद। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी? एक वरिष्ठ महिला एंकर अगर सवाल सबसे पूछ ले तो वो स्कूल टीचर बन जाती है। ये इस प्रकार की मेन मुद्दे पर रहते हैं, ये इस प्रकार की इस प्रकार की मानसिकता दिखाती है कि किस प्रकार से मेन मुद्दे पर अगर कोई महिला सहजता से सवाल पूछे तो कितना इनको चुभता है। बहरहाल मुद्दे पर मुझे आपके लिए लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही कर सकते हैं, पर मैं अपने सवालों का जवाब देता हूं। देखिए अभी रिज्जू दत्ता जी ने क्या कहा, हमारे पास मुद्दे हैं, मोदी नहीं, तो मुद्दों पे ही बात कर लेते। बेरोजगारी मुद्दा था ना, बड़े बड़े मुद्दे थे, इस पे पिछले 1 सप्ताह में कौन से विपक्ष के नेता ने जमकर रैली की है या बात रखी है? आज भी जब पूछा गया तो मोदी को जीरो करना है बोला है, मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई। अगर मुद्दे की बात करते तो बेरोजगारी दर बता दूं आपको, बिहार में 18%, दिल्ली में 10%, हिमाचल में 11%, राजस्थान में 26%, गुजरात में 1.5% है। तो बेरोजगारी अगर मुद्दा होता तो ये मुद्दे पर तो कांग्रेस को सबसे पहले ये तलाक देते। देखिए चित्रा जी, मैं इनके बीच में नहीं बोल, मैं 4 लोगों का जवाब दे रहा हूं। सर वो आंकड़े गिना रहे हैं, तथ्यों पर बात कर ले थोड़ा सा।
वो बता रहे हैं कि बेरोजगारी कहां पर कितने फीसदी है। ठीक है, आपने जो सवाल पूछा चलिए, उसका जवाब मैं तो ले लीजिए। उसके भी आ रहा हूं। पीडीपी के सवाल पे मैं पहले देता हूं, आगे की बात बाद में करूंगा। पीडीपी पर हमने सैद्धांतिक रूप से हमने हमारा रिश्ता तोड़ा जब हमें 370 के विषय पर स्टैंड लेना था। आज मैं उनसे वही पूछ रहा हूं। ये एक पार्टी है जो कहती है कि सावरकर जी का अपमान नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी रोज सावरकर जी को गाली देती है। क्या स्टैंड है इनका सावरकर जी के विषय पर? एक पार्टी है संजय राउत, शिवसेना, उद्धव सेना, जो कहती है कि 17 मिनट में बाबरी को ध्वस्त किया। ये मेरे पास इंडिया टुडे का बयान है। दूसरी पार्टी कहती है एफिडेविट पर कि बाबरी मस्जिद फिर से बनानी है। ये कौन सा सेकुलर स्टैंड है इनका? कौन सा स्टैंड है बताइएगा जरा। एक पार्टी है जो 370 के हटने पर समर्थन करती है। आम आदमी पार्टी ने हमारा समर्थन किया था उस समय पर। यह कांग्रेस पार्टी है जो दिग्विजय सिंह के माध्यम से कहती है कि 370 को पुनर्लागू करेंगे, और जेडीयू ने तो यू टर्न कर दिया था 370 के स्टैंड पर। कौन सा उनका स्टैंड? सहूलियत के हिसाब से तो आप भी गठबंधन करते रहते हैं ना। हाँ, मुझे एक बात बताइए कि कौन से गठबंधन में हमने अपने सैद्धांतिक मुद्दों को छोड़ा है? क्या हमने कभी हमारे हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ा है? क्या हमने कभी के साथ गठबंधन में कब छोड़ा? उल्टा हम तो, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जीता जागता उदाहरण है कि जब बात आई अपने सिद्धांतों के साथ और सत्ता के साथ, तो हमने सिद्धांतों को प्राथमिकता दी, सत्ता को नहीं दी। अब ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बयान है, आपको दिखा देता हूं। ये बयान है, ये कह रहे हैं ना कि ये विपक्षी एकता होनी चाहिए क्योंकि एजेंसीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये इंडिया टुडे में छपा अधीर रंजन चौधरी का बयान। टीएमसी का अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ सेंट्रल एजेंसीज के क्रैकडाउन से बचने के लिए। मतलब कि टीएमसी भ्रष्ट भी है और टीएमसी जो वेंडेटा पॉलिटिक्स की जो लड़ाई है उसमें वो हमारे साथ है। ये इनके सिद्धांत है, ठीक है, या ये सहूलियत है? और देखिए आखिरी बात, एक लास्ट जल्दी से, वक्त बैठने की इजाजत देता है, वक्त नहीं है हमारे पास। जल्दी से एक लाइन में अपनी बात को पूरा। भाषा की बात वो लोग ना करे जिन्होंने लिंगायत सीएम को भ्रष्ट सीएम कहा है, जिन्होंने मजाक उड़ाया उनके हाथ जोड़ने का खड़गे जी के सामने, और जो प्रधानमंत्री की कब्र। ठीक है, आज दंगल में हमने सवाल पूछा था मोदी के खिलाफ 2024 में विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश कुमार क्या कामयाब हो पाएंगे? आपकी जो जवाब मिले हैं, 32% लोगों का जवाब हाँ में है, 68% लोगों का जवाब नहीं में है। नीतीश कुमार ने लेकिन कमर कस ली है। लगातार मुलाकातों का दौर जारी है, ये बताते हुए कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। अब ये फ्रेंडशिप 2024 में कितनी काम आएगी उनके, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।